टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो भारत और दुनिया के कोने कोने में टोटल न्यूज का यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा की जाटलैंड जींद के इलाके में। जी हाँ, जींद वही इलाका जहां से सत्ता के परिवर्तन का जिक्र हर बार चलता है। कहते हैं कि हरियाणा की सत्ता में अगर परिवर्तन होगा तो इस भूकंप का केंद्र हमेशा जींद बना रहेगा। यही वजह है कि हम इस वक्त जींद के इलाके में मौजूद हैं और हरियाणा विधानसभा चुनावों में किस तरह की सरगर्मियां इस वक्त देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं। जींद के इलाके में कांग्रेस पार्टी के नेता बलजीत सिंह रेडू टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो इस जींद की पवित्र धरा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस पवित्र सरोवर पर आज जो आप बोटिंग का जो आनंद ले रहे हैं और जींद के हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, तो ये मुझे भी बहुत एक अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइए कि जींद की धरा को लेकर हमेशा से ये राजनीति में कहा जाता रहा है कि जब भी हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन होगा तो जींद की धरा से उसकी शुरुआत होगी। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी परिवर्तन का जिक्र हरियाणा की राजनीति में होगा जींद की ये धरा ही उसकी अगुवाई करेगी? देखिए, मैं आप थोड़ा सा पीछे इतिहास की तरफ लेके चलता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो यही जब पांडवों ने युद्ध के लिए जाने से पहले हमारी जयंती देवी मंदिर है यहाँ नहर के किनारे पर, यही अपनी पूजा अर्चना ली थी और देवी माँ से आशीर्वाद लिया था इस पवित्र धरा से, और फिर अपने युद्ध में गए थे और विजय प्राप्त की थी। तो इसका ऐतिहासिक वो है, ऐसा नहीं है कि ये शहर कोई बहुत नया शहर है, बहुत पुराना और ऐतिहासिक सिटी है और ये निर्णय करने में इस शहर का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा की राजनीति में इस शहर का महत्व उतना ही है जितने जब हर टर्म पे हर बार सत्ता का जो परिवर्तन और उसकी जो आवाज बुलंद हुई है इसी तरह से हुई है, चाहे वह चौधरी देवीलाल की समस्त हरियाणा हो, चाहे चौधरी बंसीलाल का हो, चाहे श्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का हो। जब यहाँ से जिस भी शासक ने अन्याय किया है और इस धरा की पवित्र धरा से ही यहाँ से आवाज उठी है और यहीं से आगाज हुआ है सत्ता परिवर्तन का। तो ये इस जींद की धरा जो है, जींद की धरती बहुत महत्वपूर्ण रखती है राजनीतिक तौर पे भी और इतिहास के तौर पे भी। बदलाव का मैं जिक्र करूं तो बदलाव की शुरुआत जींद की धरती से इस बार भी होने जा रही है। ये तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बदलाव जो पहले नहीं था, राजनीति में जो हवाएं अलग तरीके से बह रही थी, अब उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पैमाने क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार बड़ा बदलाव हरियाणा की सत्ता में होने जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पब्लिक का जो मूड है, जो परिवर्तन का जो मूड है, इस जींद की धरती पे दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे जैसे ही चुनाव का संकनाद होगा और इस जींद की धरती से एक बहुत बड़ा आवाज जो सत्ता परिवर्तन की है वो आएगी और 100% मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से जो जींद की धरती से आवाज जो जाएगी वो पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर वो आवाज गूंजेगी और सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बलजीत सिंह रेडू को लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि बलजीत सिंह सियासी नहीं है, बलजीत सिंह समाज सेवा से जुड़ा आदमी है, तो समाज सेवा में तो बेहतरीन साबित हो सकता है, लेकिन राजनीति शायद बलजीत सिंह रेडू के बस की बात नहीं है, उस तरह की मिट्टी का वो नहीं बना है। देखिए, ये एक बहुत सही कहा आपने। कुछ लोग ये आशंका लगा लेते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा मेरी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं किसान घर के पैदा हुआ, किसान घर में, और मैंने छोटे से करके बिजनेस किया जिसमें हजारों लोगों को रोजगार दिया। और उसके बाद फिर समाज सेवा में भी एक अंदर कुछ थी, अगर कुछ समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, सेवा कुछ करनी चाहिए, और फिर समाज सेवा में आया। लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो नादान है जो बलजीत सिंह रेड्डी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब हम आएंगे, क्या होता है राजनेता का या आपका प्रतिनिधि जो करता है उसमें होना क्या चाहिए? आपका विजन बड़ा होना चाहिए ना, आपकी आधारभूत जो सुविधाएं हैं,
आपको एम्प्लॉयमेंट है, पीने के लिए पानी की सुविधा है, रहने के लिए अच्छा है, स्वच्छ आपके पानी मिलना चाहिए आपको, अच्छा आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपके शहर सुंदर होना चाहिए और आपका सीवर प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। मतलब आधारभूत जो 5-7 चीजें हैं स्टार्टिंग वहीं से होती है। और बात है रोजगार की। अब रोजगार कब आएगा? जब उद्योग होगा। इस शहर से मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं देख भी रहा हूं कि यहाँ परिवर्तन जो है, यहाँ का प्रतिभा जो है, अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं, रोजगार यहाँ ना मिलने की वजह से बड़े सिटी में चले जाते हैं। और मेरे देश का जींद जिले का मैं एक दुर्भाग्य भी कहूंगा कि यहाँ से प्रतिभाओं का बहुत पलायन हुआ है। और वो क्यों हुआ है? कहीं न कहीं हमारे सत्ताधारी जो भी लोग रहे अतीत में, इस शहर के अंदर किसी का ध्यान नहीं गया और कभी भी इसकी तरक्की में वो योगदान जो चाहिए था वो नहीं हुआ। और आपको मैं एक और बताऊंगा बात, जो भी कि हमारा कैमरा इस तरफ है, जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं ये एसडी स्कूल की बिल्डिंग है और 75-76 से इस स्कूल से ये हम पढ़े हैं और लगभग पिछले 40 साल से इस जींद शहर में ही है। मैं समझता नहीं कि भाई और इससे आगे शहरी होने का प्रमाण या ग्रामीण होने का प्रमाण, और मैं समझता हूँ विजनरी आदमी तो जंगल में ही पैदा हुए हैं भाई। और ये शहर और गांव इस बात का मैं समझता हूँ बहुत छोटा करना है किसी को, ये ग्रामीण कह के या शहरी कह के। मैं अक्सर ये सोचता था, जींद के इलाके से जब भी गुजरता तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि इतना बड़ा उद्योग, इतनी बड़ी शख्सियत, और जींद के इलाके में खुद अपने गांव के करीब अपना डेरा डाले हुए हैं। किसी महानगर में जा सकते थे, मुंबई जा सकते थे, दिल्ली जा सकते थे। ज़्यादातर लोग हरियाणा प्रदेश में जो ज़्यादा पैसे वाले हैं गुरुग्राम का रुख करते हैं, तो नोएडा भी काफ़ी जो व्यापार है वो देखने को मिलता है। मुझे अक्सर ये सोचने को जो है मजबूरी सामने खड़ी रहती कि आखिर बलजीत सिंह रेडू क्यों अपने गांव तक सिमटा हुआ है, क्यों इतना बड़ा उद्योग वो दिल्ली और नोएडा में नहीं लगा रहा, अपने गांव तक सीमित है। देखिए, ये एक मेरा लालच कहो, कुछ मेरे अंदर एक इच्छा थी कि जब भी मैं अपना कोई कुछ काम करूं और शुरुआत करूं कि मेरे इस इलाके से चालू करूं, मेरे गांव से चालू करूं, मेरे गांव गवांड से चालू करूं और इस जींद शहर के लिए कुछ करूं। देखिए, आज बड़े शहर में जाना और एस्टेब्लिश होना बहुत आसान है। आप छोटी जगह पर जहां हैं, जहां संसाधनों की कमी है, अच्छी शिक्षित मैन पावर को भी कमी है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं निकल चले जाते हैं, तो वो सब चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने यहाँ काम किया और इस प्रभु की इच्छा रही, लोगों का आशीर्वाद रहा। जो भी हम लोगों ने कारोबार किए यहाँ, वो एक सक्सेसफुल वेंचर हुआ और हजारों लोगों को उन वेंचर से यहाँ रोजगार मिला। और मैं समझता हूँ अगर कुछ ही लोग और हो यहाँ जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हो, तो यहाँ उद्योग लगे और यहाँ के लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी अपने घर पर रहना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो बाहर जाता है, परिवार यहाँ रहता है। लेकिन अगर यही रोजगार के साथ हो तो भाई क्यों बाहर कोई जाएगा? तो मैं यही कहता हूँ और लोगों भाइयों को भी कहता हूँ कि आपके इस शहर में ऐसा नहीं है, शहर से प्रतिभाएं निकली, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकली है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बनाए हैं, लेकिन कोई बंबई का है, कोई दिल्ली में है। मैं उन लोगों को भी अपील करता हूं कि आप अपनी इन मातृभूमि में आप आए और कुछ नया करें। जींद विधानसभा क्षेत्र को अक्सर लोग ये बात रखते हैं कि यार जींद विधानसभा क्षेत्र में किसी जाट के लिए संभावनाएं काफी कम है, गैर जाट ये सीट है, ये अक्सर लोग कहा करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ी परेशानी तो जरूर सामने आती होगी। देखिए, ये एक जाट नॉन जाट ये बांधना, मुझे उसमें मत बांधिए आप। हाँ भाई, ये बहुत एक मतलब मैं मान के चलता हूँ एक बहुत छोटा सा शब्द है या कुछ स्वार्थी लोगों का शब्द है ये। अगर आप फिर भी मेरे से पूछना ही चाहते हो, अभी जोड़ना, देखिए इस इलाके के अंदर हर तीसरा वोटर जाट है। अगर आप उस बात पे कह रहे हो तो उस बात का जवाब दे रहा हूं मैं। संख्या पे अगर जाओगे तो फिर सबसे ज्यादा जाट वोटर्स भी है। हर तीसरा वोट जाट वोटर है। तो अगर मैं वो बात कहूं कि भाई कभी इनको भी तो मौका मिलना चाहिए, अगर उस बात पे कर रहे हो, इनका भी तो अपना विधायक होना चाहिए, इनकी भी इच्छा है। अगर बंटना लोकतंत्र में अगर हम बांटते हैं जातियों में, तो भाई इनका भी हक है, इनका भी हक है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो हक तो हर एक, जब कहते हैं लोकतंत्र में सबका हक है, तो भाई अगर आप जाति की बात कर रहे हो तो इनका भी हक है। यहाँ हर तीसरा वोटर जाट है। और आप ये हैरान होगे, डिसाइडिंग फैक्टर यही लोग हैं। जब भी जो भी यहाँ का विधायक बना है, इनके समर्थन के बगैर आज तक कोई विधायक बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर डिसाइडिंग फैक्टर यही है, हर तीसरा वोटर यही है।
बलजीत सिंह रेड्डू को लेकर अक्सर लोग ये कहते हैं कि बलजीत सिंह आदमी तो बढ़िया है, शख्सियत बेहतरीन है, लोगों के समाज के लिए काम करता है, उनके दिल के करीब रहता है, उनके दर्द को समझता है, लेकिन अगर कहीं वैश्य समाज में पैदा हुआ तो होता तो शायद बहुत आसान राजनीति बलजीत सिंह रेड्डू के लिए होती। देखिए, मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और मुझे इस बात का फक्र है। आप समाज को वर्ग में मत बांटिए। अब एक व्यापारी की जो परिभाषा बोलते हैं, व्यापारी तो कोई भी हो सकता है, समाज के 36 जात में, सर्वधर्म में कोई भी व्यापारी बन सकता है। तो व्यापार एक अलग चीज है, जाति एक अलग चीज है। अगर मैं कहता हूं आप विजनरी होने चाहिए, बड़ा आपका सोच बड़ी होनी चाहिए, तरक्की पसंद आप होने चाहिए, तो आप किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, और नुमाइंदा वही होना चाहिए जिसका अपना विजन हो और जिसकी सोच बड़ी हो, जो अपने लोगों को तरक्की करा सके, अपने इलाके को तरक्की करा सके। मैं तो ये मान सकता हूँ, मेरा मेन मोटिव यही है कि ये मेरा जींद इलाका आगे बढ़े, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ के बच्चे खुशहाल हों। और क्या चाहिए इस शहर को? समाज सेवा का मैं जिक्र कर लेता हूँ। समाज सेवा अक्सर आपके नाम के साथ जुड़ती है। किस तरह की समाज सेवा अब तक आप लोगों ने की है और आगे किस तरह के जो प्लान्स है वो आप लोग तैयार किए हुए हैं, मन में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक नारी शक्ति को बहुत बड़ा सम्मान देता हूँ और मैं समझता हूँ अगर एक जैसे बेटियों की शिक्षा की बात करता हूँ मैं, अब दूर दराज इलाके थे, वहाँ कोई साधन नहीं था, गांव देहात में हमारा जो इलाका है, तो वहाँ क्या वो बेटियां बहुत होशियार होती थी, लेकिन माँ बाप डरता था कि अपनी बेटी को शहर तक कैसे पढ़ाएं। वो बेटी इस बात से ही आगे शिक्षा नहीं ले पाती थी। तो हमने सोचा कि अगर हम साधन मुहिम कराएंगे तो वो बेटियां पढ़ जाएंगे और आगे चल के शायद समाज में वो IAS IPS भी बने, और समाज में जब वो शिक्षित होंगी तो समाज को आगे बढ़ाने में उनका काम होगा और उस प्रतिभाओं को आगे लाने का एक मौका मिलेगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने हमारे जो 36 विलेजेज हैं वहाँ से अपने हर गांव में सुबह बेटियों को लाके और कॉलेज तक पहुंचाते हैं, कॉलेज से वापस बेटियों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाते हैं। शायद माँ बाप भूल सकता है कि बेटी को कॉलेज भेजना है, लेकिन हम कभी नहीं भूलते। हमें पता है अपनी ड्यूटी का कि बेटी को हमें सुबह घर से लेके चलना है और कॉलेज तक समय पर छोड़ना है और समय पर वापस घर भेजना है। जींद के चुनावी मैदान में शहरी और ग्रामीण का भी कोई दौड़ चलती है क्या? कहीं कोई मुकाबला चलता है क्या? ऐसी कोई स्थिति आपको चुनाव के दौरान देखने को मिलती है? देखिए, अगर मैं सही कहूं, अगर शहरी और ग्रामीण की बात करते हैं, जबकि मैं तो इसको कुछ मानता नहीं। दूसरी बात है, आप किसी भी वर्ग को अगर कहीं एक मेजर पार्टी का अगर मौका ही नहीं मिला, वो कैसे अपना आप को प्रूव करेंगे? अगर किसी को मौका मिलेगा या वो यहाँ का नुमाइंदा बनेगा, नुमाइंदा बनने के बाद अगर कुछ ना कर पाए तो फिर तो आप दोष दे सकते हैं। भाई कोई भी अगर एक बात बताइए, किसी आदमी को प्रूव करने के लिए मौका तो चाहिए ना। भाई अगर किसी को मौका मिलेगा, अगर मैं आपको ये बात करूं, या 40-45 साल से जो भी यहाँ नुमाइंदे बने इस शहर के, अरे भाई क्या हुआ? आप तो 40-45 साल से यहाँ राज कर रहे थे, अलग अलग लोगों ने राज किया, इस शहर के अंदर उद्योग क्यों नहीं ले पाए आप? मैं कह सकता हूँ ये बात है। अभी 40-45 साल से जो राज किया है लोगों ने यहाँ इस शहर पे, जो यहाँ के नुमाइंदे बने, मंत्री भी बने, बड़े बड़े ओहदों पे यहाँ के लोग रहे, क्यों नहीं इसको शहर को तरक्की पे रास्ते पे लेके आए? ये मेरा हक है उनको क्वेश्चन पूछने का। अब मैं विजन की बात करता हूं कि बलजीत सिंह रेड्डू उद्योग जगत में एक जाना माना नाम बन चुका है। हरियाणा की अगर औद्योगिक तस्वीर को मैं समझने की कोशिश करूं तो आपका चेहरा पहचाना जाता है, लेकिन अगर मैं विजन को लेकर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो जींद विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह का विजन आपके पास है? क्या कुछ संभावनाएं इस इलाके में आपको नजर आ रही हैं और किस तरीके से आपको अगर विधायक चुन लिया जाए क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटीज है, सबसे पहले है लोगों को पीने का पानी, जो कि एक नहरी पानी, नेचुरल वाटर जो सोर्सेज हैं, जैसे हमारे भाखड़ा का पानी भी नरवाना नहर से गुजरता है, यमुना का पानी भी यहाँ से गुजरता है। मैं चाहूँगा इस इलाके के हर घर तक नहरी पानी मिले, सीवर व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य का लोगों का मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज हैं और उसको आगे बढ़ाएं और लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध हो। दूसरा पांचवा जो हमारा वो है उद्योग, इंडस्ट्री। देखिए, आज जींद शहर सेंटर में पड़ता है और सेंटर पड़ने से चारों ओर हमारे रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हमारे शहर की हो गई है। और ये भी मैं आपको बताऊं, किसी का कोई एहसान नहीं है शहर पे ये रोड कनेक्टिविटी का। हम सेंटर में पढ़ते थे और बीच में पढ़ते थे, कोई भी रोड इधर से उधर निकालना है तो हम बीच में आते थे,
तो ये हमारा भाग्य है इस शहर का कि हम सेंटर में पड़ने की वजह से जो भी रोड कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिल गई। अब यहाँ कोई भी उद्योग लगता है, मैं फूड प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, देखिए शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। एक जमाना था 85% लोग गांव में रहते थे, लेकिन आज कोई 68% के आसपास गांव में रहते हैं शहर में। और धीरे धीरे मैं समझता हूं अगले 10, 20, 30 साल में शहर और ग्रामीण एक वो होगा, 40+% लोग शहरों में रहेंगे और 60 के आसपास गांव में रहेंगे। अगर हमें गांव का प्लान शहरों में रोकना है, शहरों का दबाव कम करना है, तो आधारभूत सुविधाएं जितनी भी होंगी वो हमें ग्रामीण अंचल में पैदा करनी पड़ेंगी। रोजगार के साधन हमें उनको देने पड़ेंगे, तो वो वहां भी रह के खुश है। कोई आदमी शहर में क्यों आता आदमी? भाई गांव में सुविधाएं नहीं है, शहर में सुविधा इसलिए आता है, और कोई किसी का शौक नहीं है। शहर में आते ही तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उद्योग धंधे यहाँ के जो लगे इस शहर के अंदर और यहाँ लोगों को रोजगार मिले, तो ये खुशहाल इलाका होगा और ये शहर भी तरक्की करेगा। जींद के इलाके में कुछ लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि समाज सेवा तो ठीक है बलजीत सिंह रेड्डू के लिए, लेकिन राजनीति में शौकिया वो शामिल हो चुके हैं, पता नहीं चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। इस तरह की काफी सारी बातें लोगों की तरफ से सामने आ रही। देखिए, अब बात चुनाव की जब बात आई है, बहुत सोच समझ के साथियों की राय लेके हमने कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के लिए अपना आवेदन दे दिया है। और मैं समझता हूं जिस तरीके की बात कर रहे हैं फेयर, अब की बार कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि आपके 2 तरह के घोड़े हैं, एक दर्शनीय घोड़े हैं, शादी में नाचने वाले घोड़े हैं, एक फील्ड के घोड़े हैं जो युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं। तो उससे हमारा हौसला बढ़ा है। और मैं कहता हूं जो जिस तरीके से हमारी पार्टी बात करी है, सर्वे आधारित हम टिकट देंगे, तो हमें इस बात का मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल जो लोगों का एक इंटरव्यू भी होना चाहिए, लोगों का, सभी प्रत्याशियों का, कि एक इंटरव्यू हो, उनका विजन भी क्लियर हो, जो आगे तरक्की कर सके और इस इलाके को तरक्की करा सके। बलजीत सिंह रेड्डू खुद को जंगी घोड़ा मानते, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं बड़े हौसले और इरादों, मजबूत इरादों के साथ ये चुनाव लड़ूंगा और इस चुनाव के साथ सफलता भी अर्जित करूंगा और इस इलाके की तरक्की के लिए एक आयाम स्थापित करूंगा। ये मुझे अपने आप पे भरोसा है और अपने लोगों पे भरोसा है। हरियाणा के सियासी इतिहास को समझने की कोशिश करें तो जींद के इलाके को लेकर कहा जाता है कि चौटाला परिवार का ये गढ़ रहा है। आईएनएलडी इस जमीन में सबसे ज्यादा उपजाऊ साबित होती है। तो अब बदली परिस्थितियों में क्या कुछ आपको बदला नजर आ रहा है? आईएनएलडी का क्या कुछ होने वाला है? जेजेपी का क्या कुछ होने वाला है? और बीते लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो किस तरीके से ट्रेंड्स को बदलते आपने देखा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारा इलाका है ना, अस्थायी नहीं है, ये बहुत सुदृढ़ और बड़ी सोच का है। जब जिसके हाथ ये इलाका पकड़ लेता है तो आसानी से नहीं छोड़ता। जब उसके कुकर्म या कर्म उस नेता के जब आते हैं तो उस तभी जाके ये छोड़ता है। और इस इलाके ने अब जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हो, उनके कर्मों से, उनके विजन से जब वो असफल हो गए, तब इस इलाके ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब वो आज पूरा इलाका हमारी कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहा है। और मैं मान के चलता हूं अब की 5 की 5 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की झोली में ये इलाका डालेगा। लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को भी अगर समझने की कोशिश की जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा तो एक ट्रेलर था जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था। अब जो ये मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे, हरियाणा स्टेट के मुद्दे होंगे। और मैं मान के चलता हूं बहुत बड़ी मेजोरिटी से ये जींद इलाका और पूरा हरियाणा अब की बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा और यहाँ कांग्रेस की एक सुदृढ़ सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि खेमों में कांग्रेस बटी है, तो ऐसे में कौन से खेमे में वो बने रहें और किस खेमे की चलेगी, ये भी चिंता का विषय है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेमेवादी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप पार्टीबाजी की बात करो तो बीजेपी में बहुत बड़ी पार्टीबाजी है, बहुत बड़े एक दूसरे की लेग पुलिंग है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कोशिश करेगा, मैं अगली फिर कहता हूं, ये जनता जवाब देगी और ये नकार देगी। कोई भी अगर कोई गलत कोशिश करेगा, पार्टी को हराने की कोशिश करेगा, तो अब की बार जनता सहन नहीं करेगी। परिवर्तन के कड़े मूड में ये जनता अब की बार है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही ये जनता जिताएगी। चलिए, मुझे ये बताइए कि नायब सिंह सैनी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा नया सामने रखा गया और आगामी सरकार को लेकर भी बीजेपी ये कह चुकी है कि नायब ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को बनाने से क्या कुछ बदल गया? और क्या एंटी इनकम्बेंसी का जो जिक्र पूरे प्रदेश में चल रहा है, कितना असर इस इलाके पे, जींद के इलाके पे आप मान रहे हैं? देखिए, अब अगर खट्टर साहब को आपने 9.5 साल रखा है, जवाबदेही तो आपकी है।
अब अगर आप ये कहो जी ये नकारा था, ये कुछ नहीं कर पाया, और अब हम 9.5, अरे भाई 9.5 साल क्यों आप लोगों ने रखा? किसी भी सीएम की परफॉर्मेंस, किसी भी विधायक की परफॉर्मेंस तो 1 साल के अंदर ही दिखाई देनी शुरू कर देती है। इसका मतलब आपने 9.5 साल उसको रखे, और जब चुनाव सिर पर आया, जनता देखा, जनता उनके अगेंस्ट है, आप आज बदलने जा रहे हो। अब देखिए, मैं कहता हूं नायब सैनी जी हमारे युवा हैं, लेकिन वो अपने मनोहर लाल जी की एक खड़ाओ हैं, जो एक शैडो हैं, मतलब पीछे जो खड़े हैं वो मनोहर लाल जी के आज भी फैसले उनके पीछे ही खड़े हैं, और मनोहर लाल जी ही जो चाहेंगे वही होगा। और मैं समझता हूं वो एक हमारे हरियाणा के अंदर एक शायद जितने भी मुख्यमंत्री सबसे एक टॉप फेलियर अगर मुख्यमंत्री बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जी ही साबित हुए, जो जनता की एक भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में कभी नहीं मिला। चलिए बलजीत सिंह जी, मुझे ये भी बताइए कि सबसे बड़े वायदे के रूप में मैं क्या समझूं? बलजीत सिंह रेड्डू को अगर जींद का इलाका चुनकर हरियाणा विधानसभा तक भेज दे, सरकार में शामिल भी कर दे, क्या कुछ आप इस इलाके के लिए करने वाले हैं? और सबसे बड़े का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या कुछ करेंगे विजन आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ा क्या इस इलाके को मिलेगा अगर बलजीत सिंह रेड्डू हरियाणा विधानसभा तक पहुंच गए? देखिए, सबसे बड़ा जो इस इलाके को जरूरत है वो यहाँ है उद्योग की, रोजगार की। और उद्योग और रोजगार जब इस इलाके को मिलेगा तो मैं समझता हूं आधारभूत सुविधाएं वो अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी। उद्योग जब लगता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों लोग यहाँ बाहर से भी रहने के लिए आते हैं, और जब लोग रहेंगे तो यहाँ छोटे छोटे दुकानदार का भी कारोबार चलेगा, होटल इंडस्ट्री भी चलेगी, भोजन का भी सब कुछ। मतलब जब कोई यहाँ इंडस्ट्री लगती है तो चारों ओर से उस सिटी की रोजगार भी मिलता है, और लोगों को इनडायरेक्ट वे में भी हजारों लोगों को काम मिलता है। मुझे ये बताइए कि बदली परिस्थितियों में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की तो जैसे बाढ़ आ चुकी है, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी काफी सारे संभावित उम्मीदवार जो हैं रेस में पैरेलल दौड़ रहे हैं। इस रेस को जीतना कितना मुश्किल, कितना आसान आपके लिए है? देखिए, ये लोकतंत्र की यही खूबी है कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का अपना पर्चा भर सकता है और उम्मीदवार बन सकता है। ये लोकतंत्र की खूबी है, और मुझे खुशी है आज जो सैकड़ों की तादाद में हमारी पार्टी के जो लोग आज मतलब अप्लाई किया है टिकट के लिए, तो इससे सिद्ध होता है कि आप हमारी पार्टी की हवा कितनी तेजी से बह रही है, कि इतने लोग नुमाइंदा बनना चाहते हैं और पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जींद विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार कौन होगा, आज की डेट में अंदाजा शायद लगाया जा सकता है। अगर आप सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, कितनी चुनौती भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपको दे सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दे सकता है? देखिए, आज जो भी हमारे मौजूदा विधायक है बीजेपी के, अब मैं उनको एक बेचारा विधायक ही बोलूंगा। बेचारा इंजन की सरकार चलाई है और आप कह रहे हैं बेचारा। इसलिए कहूंगा, अरे भाई 10 साल से आप यहाँ रूल कर रहे हैं और 10 साल में भी आपने जींद जिले के लिए कुछ नहीं कहा, तो मैं बेचारा ही कहूंगा, और क्या कह सकता हूँ। और मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की ज्यादा बात नहीं, और जनता जींद की जनता जन जन ने पता है कि कैसी नेचर है हमारे विधायक जी की और कितने उसने काम किए। मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा। अब दर दर की ठोकरें अगर आप खाते रहोगे, जब भी जिस पार्टी की हवा आती है उसी तरफ आप चल दोगे, तो जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है, ये जनता सब जानती है, और आपको अब की बार ये जनता सबक सिखाएगी। ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि राजनीति में हर बार चुनाव में भी या चुनाव के बाद भी ईमानदारी का जिक्र खूब होता है। ये ईमानदारी राजनीति में कहीं दिखती है क्या? देखिए, यही तो एक विडंबना है भाई। आप अगर नुमाइंदे बने हैं, सिर्फ आप अपने थोड़े से हिस्से के लिए पूरे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आया, किसी के लिए 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आया, और आपने 5%, 10% एज ए नुमाइंदा आप लोगों ने उस अधिकारियों से अगर रिश्वत ली, भाई वो अधिकारी आपकी बात क्यों मानेंगे? वो तो फिर अपनी मर्जी करेंगे ना। आपके तुच्छ इंटरेस्ट के उस से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, और जो पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी खत्म हो जाती है। अधिकारी फिर अपनी मनमर्जी करते हैं। जो ठेकेदार होगा वो फिर उस पर पैसा लगाएगा, नहीं लगाएगा। अगर आप अपनी जगह सच्चे हैं, अगर आपने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली, तो किसी भी ठेकेदार और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उस प्रोजेक्ट से के साथ खिलवाड़ कर सके। वो प्रोजेक्ट आपका बहुत बढ़िया होगा। इसलिए मैं सभी नुमाइंदों से ये बात कहता हूं, भाई ये आपने जनता ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप आपको नुमाइंदा बनाया है, तो आप
ईमानदारी से अपना कार्य करिए और जनता के लिए हित में काम करिए, अपने परिवार के पोषण की बात मत करिए। चलिए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश बलजीत सिंह रेड्डू जींद विधानसभा क्षेत्र में करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं अपार जींद के इलाके में इस वक्त बनी हुई हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जींद कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी और ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बदली परिस्थितियों में जनता अब कांग्रेस पार्टी के साथ है और हर हाल में कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत का परचम लहराएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।